लेजिटिमेंसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है। ठीक है, इसकी शुरू करते हैं इसके बारे में। मैं सबसे पहले हम बेयर एक्ट रीडिंग पे जाते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए ये पहले से चार्ट बना रखा है, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, लिखा है द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? ये फैक्ट दैट द चाइल्ड इज बोर्न। कब बोर्न हुआ? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ अ वैलिड मैरिज। ना यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सबसे पहले तो, द मैरिज मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, राइट? तो मैरिज कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। दूसरी चीज, द मैरिज मस्ट बी वैलिड। सो वैलिड मैरिज यहाँ पे मतलब ये है कि देयर मस्ट बी नो लिविंग रिलेशनशिप, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सेक्शन 7 जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में, वहां पे जो सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, तो देयर मस्ट बी सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। मतलब सेक्शन 7 अगर हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जाम्पल ले तो वो सफिशिएंटली फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है and there is wife 1 W1, right? Now what happened is the husband marries W2 and there is child born was A, right? Now क्योंकि ये जो मैरिज है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं, ये मैरिज जो है ये वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट अ मैरिज वैलिड, राइट? सो क्योंकि ये मैरिज मैरिड नहीं है, तो ये जो ए है जो बॉर्न हुआ है, तो वो सेक्शन 116 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो क्योंकि ये मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है, तो इस केस में जो ये ए है, इसको सेक्शन 29 if I'm not wrong ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो इसको लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है। इन अ सेम फैशन, मान लीजिए ये मैरिज वॉइड है। वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस आपको मैं थोड़ा सा सम से कैसे, मतलब इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। सो as we know that, let's say H1 and H2, right? Now both are, let's say W2 is minor, right? So after attaining the age of 18, ये मैरिज को कोर्ट में सूट फाइल करती है, सूट नहीं, पिटिशन फाइल करती है, एंड मैरिज इज डिसॉल्व। तो मैरिज जो होती है वो डिवोर्स नहीं होता, यहाँ पे नलिडिटी हो जाती है, मैरिज को इरेज कर दिया जाता है। यहाँ पे भी जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, लेट्स से H1 एंड W2 के बीच में अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है, या H1 यहाँ पे माइनर होता तो भी ऐसा कर सकता था। तो जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, वो चाइल्ड सेक्शन 29 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मेट बी रॉन्ग, वो वहां पे जा करके लेजिटिमेसी डिक्लेयर हो सकती है कि वो लेजिटिमेट है। वो सेक्शन 116 में फॉल नहीं करेगा। सेम विद द मुस्लिम एक्ट और एनी अदर मैरिज लॉज। सो द मैरिज मस्ट बी वैलिड, राइट? और मैरिज वैलिड किसके बीच में होती है? हिज मदर एंड एनी मैन, राइट, whom she mother was married. And the second thing of the second clause, second part of this clause says that अगर 280 डेज के आफ्टर, आफ्टर वर्ड यूज है, मान लीजिए मैरिज डिसॉल्व हो गई, एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी ड्यू टू डिवोर्स और नलिडिटी ऑफ मैरिज। ठीक है, तो अगर आफ्टर 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, और मदर उसमें अनमैरिड रहती है, तो चाइल्ड किसका होगा? दैट मैन हुम शी वॉज मैरिड, दैट मैन हुम शी वॉज मैरिड, उसका माना जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज है ये कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 2 सब सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में अगर हम देखें, जब देखिए कंक्लूसिव प्रूफ लिखा हुआ है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है मीन्स, राइट? द वर्ड वाज यूज मीन्स। मीन्स का मतलब होता है जो एज इट इज। अगर यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा होता तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ पे हम कोई और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीन्स यूज हुआ है तो यहाँ पे कोई और इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा? व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम इज टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, कोर्ट शेल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज शेल, द कोर्ट शेल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट regards the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it। ठीक है, यहां पे अगर मान लीजिए ये एक फैक्ट है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो जो इस, तो जो अदर फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कोर्ट प्रिज्यूम करेगा
टू बी प्रूव्ड, और आप इसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डिसप्रूव इट, कोर्ट कैन विल नॉट अलाउ टू डिसप्रूव इट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 116 की बात करें, तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि चाइल्ड वॉज बोर्न ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज और आफ्टर 280 डेज, ठीक है, और मदर अगर अनमैरिड है, तो अगर आपने ये फैक्ट प्रूव कर लिया तो अदर फैक्ट जो है दैट इज चाइल्ड इज लेजिटिमेट, ये कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगा और आप इसको डिसप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस थोड़ा सा अलग है, इसमें आप डिसप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सेक्शन के अंदर खुद ही लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अनलेस, ठीक है, इट इज शोन दैट द पार्टीज टू अ मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट द टाइम द चाइल्ड कैन बी बिगॉटन। बिगॉटन का मतलब है चाइल्ड जब पैदा हो सकता था उस टाइम पे, तो यहां पे आपको नॉन एक्सेस प्रूफ करना है, राइट। इफ आई चेंज द कलर ऑफ पेन, इट्स अ सेकंड हियर, तो यहां पे आपको नॉन एक्सेस प्रूफ करना है कि जिस समय चाइल्ड बॉर्न हो सकता था उस समय आपका एक्सेस नहीं था। और नॉन एक्सेस को जजमेंट में बहुत क्लियरली बताया गया है, मैं जजमेंट में 4 लैंडमार्क जजमेंट उसमें बात करेंगे। जो नॉन एक्सेस है ना, ये आपको प्रूफ करना होगा मोर देन प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो सिविल केस में होता है। सिविल की प्रोबेबिलिटी मतलब मान लीजिए 50 है, कोई 50 एविडेंस है, आप अगर 51 प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूव मान लिया जाता है। तो इससे ज्यादा, बट लेस देन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये तो आपको पता है कि कोई एक डाउट भी नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए ये एक सफेद कपड़ा है, ठीक है, तो इस पे इतना सा भी डाउट अगर होगा तो कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगी। ये क्रिमिनल केस के अंदर प्रूफ किया जाता है, ठीक। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से कम, बट प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज से ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा। और नॉन एक्सेस का मतलब यहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं है, यहां पे नॉन एक्सेस का मतलब होता है देर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ईदर बोथ द साइड, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो मान लीजिए एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए हस्बैंड जो है वो लेट्स से नोएडा में रहता है एंड द वाइफ लिव्स इन लेट्स से इन जनकपुरी इन दिल्ली, राइट। सो ये दिल्ली में रहती है, राइट। सो मान लीजिए हस्बैंड कभी नहीं आता घर पे ड्यू टू हिज जॉब और एनीथिंग, बट वाइफ हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस हस्बैंड, तो यहाँ पे एक्सेस है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि नो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल समझ लिया, मान लीजिए हस्बैंड है वो जेल में है और वाइफ जो है वो बाहर है ऑब्वियसली, तो वाइफ डज नॉट हैव एक्सेस टू हस्बैंड, ये यहाँ पे हम मान सकते हैं एंड दिस इज नॉन एक्सेस, राइट। ऐसे ही मान लीजिए हस्बैंड जो है वो मान लीजिए जब चाइल्ड बिकॉटन हो सकता था तब वॉर में था, ठीक है, अभी हम नॉन एक्सेस मान सकते हैं। तो नॉन एक्सेस आपको बहुत हाई लेवल पे प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। ये हम 4 जजमेंट्स उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स है उसमें हम समझेंगे। थोड़ा सा हम 280 डेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए एक और सिचुएशन में देता हूं, मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए ये यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1/1/2025, यहाँ पे मान लीजिए मैरिज होती है और या हम मान लेते हैं 1/1/2025, हाँ मान लीजिए यहाँ पे डिवोर्स हो जाता है, सॉरी मैरिज तो से समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, और जो मदर है शी रीमैरिड ऑन 0/2/2025, यहाँ पे वो रीमैरिज कर लेती है। यहाँ पे मान लीजिए H1 हस्बैंड है और W1 वाइफ है, तो यहाँ पे W1 वाइफ है एंड H2 हस्बैंड है, ठीक है, डिवोर्स यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए इससे पहले यहाँ पे कहीं मैरिज हुई थी,
ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैरिज हुई थी, कभी भी मान लीजिए 2023 में हुई हो, ऐसी कुछ मान लीजिए, तो डिवोर्स हो जाता है उनका 1/1/2025 को, और मदर रीमैरी कर लेती है 2/1/2025 को। ठीक है, और चाइल्ड जो है वो यहाँ पे बॉर्न हो जाता है, दैट इज 0/3/1/2025। अब यहाँ पे चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, लेट्स से चाइल्ड इज बॉर्न, नाउ whom दिस चाइल्ड बिलोंग। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये जो है, ये जो यहाँ पे फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मदर जो है, जब जब शादी हुई तो शादी हो गई, तो शादी, मैरिड है वुमेन, पहली बात। दूसरी चीज, चाइल्ड जो है वो बॉर्न हो रहा है ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, मैरिज तो वैलिड है क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स हो चुका था, दूसरी मैरिज वैलिड है, तो चाइल्ड यहाँ बॉर्न होता है। तो ये जो बच्चा पैदा होगा यहाँ पे, ये बच्चा H2 का होगा। यहीं पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, अगर इसी केस के अंदर लेट से ये यहाँ पे रीमैरिज नहीं होती, ठीक है, और चाइल्ड बॉर्न हो जाता, सेम यहीं पे लेट से चाइल्ड यहाँ पे बॉर्न हो जाता। अ, थोड़ा सा मैं दोबारा से चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी सेकेंड। जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये रीमैरिज नहीं होती, रीमैरिज नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, इसको पूरा मान लीजिए हटा दीजिए, की रीमैरिज हुई नहीं, ठीक है, और इसको पूरा हटा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो हाँ, तो मान लीजिए चाइल्ड डिवोर्स हो गया और चाइल्ड यहाँ पे बॉर्न होता है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है डेट, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0/3/01/2025 मान लीजिए चाइल्ड यहाँ बॉर्न होता है, ठीक है, 280 डेज के अंदर फॉल हो रहा है ये, ठीक है, और मदर यहाँ पे अनमैरिड है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड बॉर्न होगा, वो चाइल्ड का जो फादर होगा वो H1 होगा, ऑल दो ही इज नो मोर हस्बैंड, क्योंकि डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी वो फादर होगा, ठीक है। तो ये बैरक रीडिंग हो गई हमारी थोड़ी सी। अब हम मेरे ख्याल से, अब आप यहाँ पे सवाल उठा रहे होंगे कि हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, डीएनए टेस्ट कोर्ट का अलाउ करेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम चार जो जजमेंट्स हैं उन पे मेन फोकस करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन जजमेंट लाएंगे, उसमें आपको कंक्लूजन लेके आएंगे, सॉरी, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब को डीएनए टेस्ट अलाउ कर सकता है, कब अडल्ट्री के अंदर, अगर वाइफ अडल्ट्री है तो क्या उस बेसिस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके पीछे जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस समझ लेते हैं, फिर आई विल एंड दिस क्लास। तो देखिए जो ये सेक्शन है, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है। ये जो सेक्शन है ये बेस्ड है पैटर एस्ट क्वाम नेपच्यू डेमोन्स्ट्रेटे, ये लैटिन मैक्सिम है, ये कहती है फादर इज हु द मैरिज इज सजेस्ट, मतलब पिता वही जिसे मैरिज सजेस्ट करे। देखिए आपको पता है कि मान लीजिए कोई वुमेन है, वो कोई वुमेन कोई मदर है, मदर प्रूफ करना आसान है, क्योंकि मदर इज फैक्ट, वी ऑल नो, राइट। बट हमें पता है कि हमारा जो समाज है, यहाँ पे अगर किसी पे बास्टराइजेशन का टैग लग जाता है, बास्टराइजेशन इज लीगल वर्ड, यू कैन यूज इट, ठीक है। तो अगर कोई चाइल्ड है उसमें कोई बास्टराइजेशन का टैग लग जाता है, तो वो पूरे लाइफ लॉन्ग उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बहुत से लोग इसको पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, या तो वो हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं या वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे जो कोर्ट है और जो लॉ का मेन पर्पस है, कोर्ट यहाँ पे जो है वो किस में है, वो गार्जियनशिप के अंदर, गार्जियनशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ गार्जियनशिप, और जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है इसके बिहार टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम नेमिंग और ब्रांडिंग बास्टर्ड। तो चाइल्ड का यहाँ पे वेलफेयर है देखा जा रहा है। शेक्सपियर का बहुत बड़ा बहुत फेमस कोट है दैट आई एम आई हैव सॉरी जस्ट रीड इट, आई हैव सेम बोन
एंड फ्लैश हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो मैं तुमसे अलग कैसे हूं। तो इसमें जो इनोसेंट चाइल्ड है वो सफर करता है, ठीक है। अब इसमें किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, ये ना देख के कोड उस इनोसेंट बच्चे को बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम डिक्लेयरिंग द बास्टर्डाइजेशन। ये द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस प्रोविजन का, ठीक है। लेकिन इसमें डीएनए टेस्टिंग और बाकी सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। इसमें 4 जजमेंट्स हैं, ठीक है, वो 4 जजमेंट समझेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन समझेंगे। तो दैट्स इट गाइस, please like my video if you think it is worth it, and keep sharing this. I've shared my let's say information rather than knowledge, because we are in law, we are keep on learning, so no one is perfect. So thank you guys.